हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ बुक का चैप्टर 3 जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसी का जो थ्योरी है पहले जो इसका थ्योरी आएगा उसको हम स्टडी करेंगे। उसके बाद इसका एग्जाम्पल देखेंगे और फिर आगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। तो पहला क्लास जो चैप्टर 3 है क्लास 10 का वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो देखो लीनियर इक्वेशन क्लास 9 में भी पढ़े होंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। जैसे देखो, अगर कोई है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये क्या है? एक लीनियर इक्वेशन है। इक्वेशन कहने का मतलब अगर सिर्फ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी होता तो इसको हम लोग कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। अगर इक्वल में लगा हुआ है, जैसे कोई दिया हुआ है फिर उसके इक्वल में लगा हुआ है 0 या फिर इक्वल में कुछ भी हो तो उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। तो ये क्या है? इक्वेशन है एक। और लीनियर क्यों बोल रहे हैं? तो लीनियर में देखो तो लीनियर इक्वेशन होने के लिए जो लीनियर इक्वेशन होगा तो उस इक्वेशन में जो डिग्री होना चाहिए, डिग्री या पावर, जो वेरिएबल का पावर होगा वो 1 होना चाहिए। तो देखो, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसमें वेरिएबल कौन कौन सा है? एक्स है और ये वाई है। एक्स और वाई ये दोनों क्या है? वेरिएबल। तो ये दोनों का पावर देखो तो एक्स का भी पावर 1 है, वाई का भी पावर 1 है। तो अगर कोई भी इक्वेशन में अगर वेरिएबल का पावर 1 रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। और इसमें वेरिएबल 2 है तो इसलिए ये हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब पढ़ना क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल भी होना चाहिए और उसका पेयर होना चाहिए, मतलब एक के साथ दो लीनियर इक्वेशन होना चाहिए। तो इसका क्या मतलब हो गया? a1x प्लस अगर b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये हो गया एक लीनियर इक्वेशन। और अगर दूसरा लीनियर इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, तो अगर ये दोनों को हम एक साथ कंबाइंड करें तो ये क्या होगा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक एक्स है और एक वाई है। तो पेयर कहने का मतलब समझ में आ गया कि दो इक्वेशन होना चाहिए तो पेयर कहलाएगा। तो एग्जाम्पल के लिए हम देख रहे हैं कि एक क्या दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ y इक्वल टू हाफ एक्स और दूसरा एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ 3 + 4x इक्वल टू 20। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से भी, y माइनस 1/2x इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। और दूसरा तो है ही 3x प्लस 4y इक्वल टू 20, ये इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। तो ये इसी तरह का एग्जाम्पल आएगा। अब हम इसी को सोल्यूशन देखेंगे कि इसमें कैसे सोल्व करते हैं। अगर कोई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का पेयर दिया रहेगा तो उसको कैसे सोल्व करते, मतलब इसका वैल्यू कैसे निकालते थे। इसका कुछ प्रॉपर्टीज है कि जो वैल्यू आता है वो किस तरह से आएगा और वो क्या कहलाएगा। तो देखो, इस तरह का जो भी दो इक्वेशन रहेगा, दो इक्वेशन सोल्व करने के लिए इसका दो तरह से मेथड है। एक तो पहला है ग्राफिकल मेथड, ग्राफ बना करके सोल्व करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में इसमें हम ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पहला हम क्या पढ़ रहे हैं? ग्राफिकल मेथड। आगे हम दूसरा मेथड भी पढ़ेंगे। तो इसका कुछ प्रॉपर्टी दिया हुआ है। पहला क्या है? ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन व्हिच हैज नो सॉल्यूशन इज कॉल्ड एन इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कहेगा कि अगर दो लीनियर इक्वेशन देगा और अगर उसमें कोई वैल्यू नहीं आ रहा है दोनों इक्वेशन का, मतलब उसका सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अभी बस जानिए कि अगर वैल्यू नहीं आएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। आगे हम एग्जांपल से देखेंगे कि सोल्यूशन कैसे नहीं आता है, इनकंसिस्टेंट कौन सा इक्वेशन होगा, कौन सा कंसिस्टेंट होगा। दूसरा में कह रहा है कि ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल व्हिच हैज ए सॉल्यूशन, अगर एक सॉल्यूशन आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। दोनों पेयर क्या है? कंसिस्टेंट है और नहीं एक भी वैल्यू नहीं आएगा तो इनकंसिस्टेंट पेयर। तीसरा कह रहा है कि इन ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन व्हिच आर इक्विवेलेंट, मतलब कि अगर दो इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो इक्वेशन दिया रहेगा, दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट रहेगा तो उसका क्या आएगा?
इनफाइनाइटली मेनी डिस्टिंक्ट कॉमन सॉल्यूशन आएगा, मतलब उसका एक से अधिक बहुत सारा सॉल्यूशन आएगा। और सच पेयर इज कॉल्ड ए डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और इस तरह के पेयर को हम लोग क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इसमें कह रहा है कि नोट दैट डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज कंसिस्टेंट। मतलब कि अगर कहेगा कि डिपेंडेंट पेयर है तो वो हमेशा ये जो मतलब कि जिसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन रहेगा वो डिपेंडेंट पेयर होगा। और इसका इक्वेशन का जो ये दोनों इक्वेशन हमेशा क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। तो देखो हम इसमें तीनों से क्या हम देख रहे हैं कि अगर एक सॉल्यूशन हो या फिर इनफाइनाइटली एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो तो वो दोनों हमेशा कंसिस्टेंट होता है। और अगर सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है दो दो लीनियर इक्वेशन का तो उसको हम लोग बोलेंगे इनकंसिस्टेंट पेयर। मतलब कि अगर कोई दो पेयर है, मतलब कोई एक पेयर है लीनियर इक्वेशन का, उसका सॉल्यूशन नहीं आ रहा है तो उसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट पेयर। अगर सॉल्यूशन आ रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे कंसिस्टेंट पेयर। और अ, या तो एक सॉल्यूशन आए या तो एक से ज्यादा सॉल्यूशन आए, दोनों को हम लोग बोलेंगे कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और जो अगर एक से ज्यादा सॉल्यूशन आएगा तो उसको हम लोग एक और नाम से भी डिनोट करते हैं जिसका नाम है डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब एक से ज्यादा बहुत सारा इनफाइनाइटली सॉल्यूशन आएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आगे हम इसको सबका एक एक एग्जाम्पल से बनाएंगे कि कैसे वन वैल्यू आ रहा है, वन से ज्यादा आ रहा है, नहीं वैल्यू मतलब सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। अब आगे देखते हैं। आगे है रिप्रेजेंटिंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। अब कह रहा है कि लीनियर इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और उसका सॉल्यूशन कैसा आएगा। तो पहला पहला देख रहे हैं कि द लाइन में इंटरसेक्ट इन ए सिंगल पॉइंट इन केस द पेयर ऑफ इन दिस केस द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। जैसे यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक मतलब एक सिंगल सॉल्यूशन आएगा तो सॉल्यूशन आ रहा है इसका मतलब कंसिस्टेंट तो पहले से ही हो गया। और कंसिस्टेंट पहले से हो गया और एक सॉल्यूशन आ रहा मतलब इंटरसेक्ट। जैसे देखो लीनियर इक्वेशन का अगर हम ग्राफ खींचते हैं जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इस तरह का कोई भी ग्राफ खींचते हैं तो क्लास देखें तो स्ट्रेट लाइन आता है। हमेशा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ अगर लीनियर इक्वेशन रहेगा तब मतलब लीनियर इक्वेशन कहने का मतलब डिग्री जो होना चाहिए उस इक्वेशन का वो 1 होना चाहिए। तो इसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। तो जैसे देखो अगर कह रहा दो लीनियर इक्वेशन है तो अगर एक का ग्राफ सपोज करो कि एक का ग्राफ यहाँ से क्रॉस कर रहा और दूसरा ग्राफ जो है इस तरह से क्रॉस कर रहा है, दूसरा इक्वेशन का ग्राफ। दो इक्वेशन हमको लेना है क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो अब ये दोनों का ग्राफ देखो तो अब इस पॉइंट पे कटा तो इसका क्या आ जाएगा? दोनों पेयर का एक ही सॉल्यूशन आएगा। एक एक पॉइंट पे कट रहा है मतलब कि एक ही सॉल्यूशन आएगा। तो एक ही सॉल्यूशन आ रहा है, सॉल्यूशन आ रहा है तो मतलब कंसिस्टेंट है। और एक सॉल्यूशन आ रहा है मतलब कि लाइन सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तभी एक एक्स का वैल्यू देगा और दूसरा वाई का वैल्यू। अब आगे दूसरा में कह रहा द लाइन्स में भी पैरेलल जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो अगर सपोज करो कि इसको 1 मान ले इसको 2 मान ले तो ये किसका हो जाएगा? 1 और 2। जैसे 1 और 2 एक जगह क्रॉस कर रहा है। अगर हम इसी में देखें इसी ग्राफ में देखें कि एक लाइन 3 है मतलब एक तीसरा इक्वेशन है उसका ग्राफ 1 और 3 का ग्राफ हम एक ही में बना दे रहे हैं। 1 और 3 का ग्राफ एक दूसरे के पैरेलल है, सारा का स्ट्रेट लाइन ही जाएगा। अब ये दोनों का पैरेलल है तो दोनों का पैरेलल रहेगा तो इसका क्या मतलब आएगा कि द लाइन्स में भी पैरेलल इन दिस केस इक्वेशन है नो सॉल्यूशन। कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, कहीं पे कट ही नहीं करेगा। एक सॉल्यूशन हो रहा था तो एक पॉइंट पे कट कर रहा था, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो एक दूसरे को कहीं पे कट नहीं करेगा मतलब एक दूसरे के पैरेलल होगा। और तीसरा क्या कह रहा है? द लाइन में भी कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट कहने का मतलब क्या हो गया कि ये दूसरा भी लाइन इसी ग्राफ मतलब दोनों एक ही लाइन पे आएगा। इसको अगर हम 4 माने तो दोनों एक ही लाइन पे आएगा। तो जैसे 3 और 4 का जो हो गया 3 और 4 का ग्राफ है ये दोनों को इंसिडेंट है एक ही लाइन पे है तो इसका क्या होगा? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। एक लाइन पे कहने का मतलब है बहुत सारे पॉइंट पे कट कर रहा है एक दूसरे को ये दोनों लाइन।
तो इसका बहुत सारा सॉल्यूशन आएगा। अगर एक पॉइंट पे कट करेगा तो एक सॉल्यूशन, अगर कहीं कट नहीं करेगा तो कोई सॉल्यूशन नहीं। लेकिन अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करेगा तो उसका इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आएगा। और लाइंस को इंसिडेंट होगा उस केस में। तो कोइंसिडेंट होगा, जब जैसे ही सॉल्यूशन आ रहा है तो कंसिस्टेंट भी होगा। और इसको हम लोग क्या बोलते थे, जिसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आएगा उसका एक और नाम था डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम इसका कुछ एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। जैसे देखो, कंसीडर द फ्लोइंग थ्री पेयर ऑफ इक्वेशन। तीन पेयर दिया हुआ है, एक में क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस टू बाई इक्वल टू जीरो एंड 3x प्लस 4 बाई माइनस 20 इक्वल टू जीरो। तो अब कह रहा है कि ये दोनों का जो ग्राफ होगा वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। इंटरसेक्ट जैसे ही करेगा तो कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा मतलब वन सॉल्यूशन आएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल है 2x प्लस 3 बाई माइनस 9 इक्वल टू जीरो एंड 4x प्लस 6 बाई माइनस 18 इक्वल टू जीरो। इसमें क्या कर रहा है कि इसका जो ग्राफ आया है उसमें लाइंस कोइंसाइड कर रहा है। कोइंसाइड कर रहा है मतलब बहुत जगह पे कट कर रहा है, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और तीसरा कह रहा है, तीसरा जो दिया हुआ है लीनियर पेयर इक्वेशन, उसके लिए कह रहा है कि इसमें लाइंस पैरेलल होगा। तो लाइंस पैरेलल होगा मतलब नो सॉल्यूशन। तो ये तीन तीन ही चीज हमको ध्यान रखना है। अगर वन सॉल्यूशन होगा इसका, वन सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे कंसिस्टेंट है, दोनों इक्वेशन कंसिस्टेंट पेयर बना रहा है। और नो सॉल्यूशन आएगा तो इसका मतलब है इनकंसिस्टेंट पेयर है। अब देखो, इसमें क्या कह रहा है कि द वैल्यूज ऑफ ए वन बाई ए वन क्या है, ए टू क्या है, बी वन क्या है, बी टू क्या है। तो देखो, अगर कोई एग्जाम्पल में जैसे एक्स प्लस बी बाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो जो कोफिशियंट ऑफ एक्स होता है, पहला वेरिएबल का कोफिशियंट होता है, उसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कोफिशियंट ऑफ एक्स। अगर कोफिशियंट ऑफ बाई कहेगा, बाई का कोफिशियंट को हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म होता है उसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि ए वन, अब दो इक्वेशन दिया रहेगा, हमको हमेशा दो ही पेयर में निकालना है, तो दो इक्वेशन दिया रहेगा। मतलब दोनों इक्वेशन में ए वन का मतलब एक्स का कोफिशियंट, वाई का कोफिशियंट और कांस्टेंट टर्म दोनों इक्वेशन में अलग अलग रहेगा। तो कह रहा है कि अगर उस तरह से हम वैल्यू कंपेयर करेंगे, ए वन बाई ए टू निकालेंगे, बी वन बाई बी टू निकालेंगे, सी वन बाई सी टू निकालेंगे, तो उसके आधार पे कौन सा इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, उसको हम लोग ये जो टेबल दिया हुआ है इसमें देखते हैं। तो इसमें देखो, तो पेयर ऑफ लाइन जैसे पहला जो एग्जाम्पल दिया है, ये पहला दिया है एक्स माइनस टू बाई इक्वल टू जीरो, 3x प्लस 4 बाई माइनस 20 इक्वल टू जीरो। इसमें देखो ए वन बाई ए टू क्या आ जाएगा, तो ए वन का कोफिशियंट एक्स का ए वन, ए वाला टर्म जो होता है एक्स का कोफिशियंट, ए वन मतलब वन, नीचे कितना है एक्स का कोफिशियंट थ्री, तो 1/3 आ जाएगा। अब बी वन देखो तो हमेशा साइन के साथ लेना, हम इसमें देखे थे कि तीनों प्लस था तो कोफिशियंट ऑफ एक्स को ए से डिनोट किए थे। अगर माइनस रहेगा तो कोफिशियंट में साइन को साथ लेना है। तो बी वन बाई बी टू कितना आ जाएगा, -2/4 आ जाएगा, क्योंकि बी वन मतलब बाई का कोफिशियंट कितना है, -2 है, और बी टू बाई का कोफिशियंट सेकेंड इक्वेशन में 4 है, तो -2/4 आ जाएगा। तीसरा क्या है, 0/-20, मतलब C1 कांस्टेंट टर्म 0 है और इसमें क्या है, कांस्टेंट टर्म -20। हमेशा ऐसा नहीं एक्स प्लस बी बाई इक्वल टू सी, कोफिशियंट में हमेशा क्या होता है, लीनियर इक्वेशन हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स प्लस बी बाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए यहाँ पे C2 को प्लस न लेकर के माइनस लिया गया है, क्योंकि सी यहाँ पे प्लस सी रहता था तो सी रहता, लेकिन यहाँ पे सी के जगह पे क्या है, -20 है, तो इसलिए -20। तो अब देखो, तो ए वन बाई ए टू बी वन बाई बी टू के इक्वल नहीं है, तो जब ए वन बाई ए टू नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू रहेगा। और यहाँ से क्या देख रहे थे कि इसका जो ग्राफ आ रहा था उसमें लाइन इंटरसेक्ट कर रहा था,
तो ये दोनों का दो स्ट्रेट लाइन आएगा। जैसे ही लीनियर इक्वेशन है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्टिंग होगा। जैसे ही इंटरसेक्टिंग हुआ तो उसका सॉल्यूशन 1 होगा, और सॉल्यूशन आ रहा है इसका मतलब दोनों पेयर कंसिस्टेंट है। अब दूसरा एग्जांपल में देखे थे 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0। तो अब देखो x का कोफिशिएंट कितना है 2, इसमें 4, मतलब पहला इक्वेशन में 2 है, दूसरा इक्वेशन में 4 है, तो ये कितना आ जाएगा 2/4 a1/a2 b1/b2 कितना आ जाएगा b1। पहला जो है 3 है, दूसरा क्या है 6 है, दोनों प्लस में है तो 3/6। C1 कितना है -9 है, C2 कितना है -18, तो -9/18। साइन का हमेशा ध्यान रखना, साइन को हम लेते चलेंगे, प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ पे माइनस साइन है वहां पे माइनस साइन लिखना पड़ेगा। तो इसमें देख रहे हैं कि अगर 2/4 को अगर करें तो ये कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ये भी कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 1/2 इसको भी करेंगे तो 1/2 माइनस माइनस कैंसिल, मतलब तीनों आ रहा है 1/2 1/2 1/2, मतलब तीनों एक दूसरे के इक्वल आ रहा है। इसका कहने का मतलब है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो इस इक्वेशन का जो ग्राफ है आएगा। तो कोइंसिडेंट लाइन कहने का मतलब हुआ कि दोनों एक दूसरे को बहुत सारे पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। जैसे ही बहुत सारे पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा मतलब इसका सॉल्यूशन इनफाइनाइट आएगा। अब तीसरा हम देखते हैं, तीसरा क्या था एग्जांपल में x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। इसमें भी x का है 1/2 है, y का कितना है 2/4 है, c1 c2 कितना है -4/-12। तो इसमें देखो तो ये 1/2 आ रहा है, ये भी 1/2 आ जाएगा, लेकिन ये 1/3 आएगा। मतलब कि इसमें हो रहा है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसका ग्राफ जो आएगा पैरेलल लाइंस आएगा और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। मतलब कि अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ है इस तरह से, तो हम बस इस तरह से कोई इक्वेशन दिया हुआ है तो हम बस इक्वेशन का कोफिशिएंट को ही एक्स वाई और कांस्टेंट वाले टर्म का यूज करके ही हम पता कर सकते हैं कि उसका सॉल्यूशन आएगा कि नहीं। अगर सॉल्यूशन निकालने का है तब तो ग्राफ बनाना होगा, लेकिन फिर पूछेगा कि इसका सॉल्यूशन निकलेगा कि नहीं, तो नहीं निकलेगा। अगर हमको a1/a2 b1/b2 c1/c2 दो इक्वेशन से तो पता ही चल जाएगा। तो हम इक्वल करके देख लेंगे, अगर तीनों कंडीशन में से जो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा उसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा कि पैरेलल लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है या इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो यही तीनों पढ़ना था। हम देखो ये तो तीनों एग्जाम्पल लेकर के हम बनाए थे, अब इसको जनरलाइज्ड फॉर्म में कर देते हैं। मतलब कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये a2 यहाँ पे a1 को सब ऐसे लिखते हैं, इसमें गलती से लिखा गया है a1 1 जो है सबस्क्रिप्ट में है। तो देखो कोई भी एक इक्वेशन इस तरह से रहेगा, दूसरा इक्वेशन इस तरह से रहेगा। तो पहला में इंटरसेक्टिंग लाइन कब हो रहा था जब a1/a2 a1/a2 is not equal to b1/b2 था। तो a1/a2 is not equal to b1/b2 था, तो इसका मतलब कैसा आ जाएगा इंटरसेक्टिंग ग्राफ आएगा। दूसरा में है अगर तीनों इक्वल रहेगा, अगर पहला ही दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं रहा तो इसका ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन कहने का मतलब क्या हुआ कि एक पॉइंट पे कट कर रहा है, जैसे ही एक पॉइंट पे कट करेगा मतलब एक ही सॉल्यूशन आएगा। दूसरा में है कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट कहने का क्या मतलब हुआ कि एक ही लाइन पे दोनों लाइन लाई कर रहा है, तो एक ही लाइन पे दोनों लाइन लाई कर रहा है, इसका मतलब वो एक दूसरे को इनफाइनाइटली टाइम कट कर रहा है। तो इनफाइनाइटली टाइम कट कर रहा है, इसका मतलब आ जाएगा कि सॉल्यूशन इनफाइनाइट होगा। कब होगा जब तीनों कोफिशिएंट का जो हम डिवाइड करेंगे, जो दोनों इक्वेशन का तीनों कोफिशिएंट को डिवाइड करेंगे तो अगर रेशियो सेम आएगा तो वो तीनों मतलब वो दोनों इक्वेशन एक दूसरे के कोइंसिडेंट आएगा। तीसरा पैरेलल है, जब पहला दूसरा तो इक्वल है लेकिन तीसरा इक्वल नहीं है, कांस्टेंट वाला टर्म इक्वल नहीं है, तो तब इक्वेशन तब जो लाइन आएगा पैरेलल आएगा। तो बस इतना ही पढ़ना था पहला एक्सरसाइज का थ्योरी के लिए। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे इसी ग्राफ को। ग्राफिकल मेथड पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं, चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट।
ये दो इक्वेशन दिया हुआ है, इफ सो सोल्व देम ग्राफिकली। कंसिस्टेंट कहने का मतलब क्या आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन आएगा। तो ग्राफिकली हम कैसे कंसिस्टेंट है कि नहीं है, तो कंसिस्टेंट सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन हम निकालते हैं। x प्लस 3/6 से इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। 2x माइनस 3/12 है, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो सबसे पहले a1/a2 निकालेंगे, तो a1/a2 कितना आ जाएगा, a1 मतलब x का कोफिशिएंट पहले इक्वेशन में 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 मल्टीप्लाई है। a2 मतलब x का कोफिशिएंट दूसरे इक्वेशन में, तो दूसरे इक्वेशन में कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो a1/a2 क्या आ गया, 1/2। अब b1/b2 निकालेंगे, तो b1/b2 x का कोफिशिएंट पहले इक्वेशन में क्या है, सॉरी y का कोफिशिएंट पहले इक्वेशन में कितना है, 3, दूसरे इक्वेशन में है -3। अब तीसरा में देखेंगे c1/c2, तो c1/c2 कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा और -12 आ जाएगा। क्यों, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हमेशा इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, x प्लस 3/-6 इक्वल टू 0, और ये आ जाएगा 2x माइनस 3/-12 इक्वल टू 0। तो -6 मतलब 1/2 आ जाएगा। ये कितना आएगा, 1 बाय मतलब 1/1 -1। तो अब देखो, तो ऐसे ही पहला दोनों से ही पता चल गया कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो अगर नॉट इक्वल टू b1/b2 है, इसका मतलब कैसा ग्राफ आएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन आएगा। और इंटरसेक्टिंग लाइन आएगा मतलब वन सॉल्यूशन आएगा इसका, और वन सॉल्यूशन आएगा इसका मतलब क्या है, कंसिस्टेंट होगा। सॉल्यूशन आ रहा मतलब कंसिस्टेंट होगा। तो इस तरह से देखो, तो बस कोफिशिएंट का ही हम पता करके, हम कोफिशिएंट का डिवाइड करके हम पता कर लिए कि सिस्टम दोनों पेयर ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है कि नहीं। तो इससे पता चल गया, सॉल्यूशन जैसे ही आ रहा है इसका मतलब है कंसिस्टेंट है। अब है तो इसको सोल्व करेंगे ग्राफिकली। तो इक्वेशन क्या दिया हुआ था, इसको हम अलग अलग निकालेंगे। 4 इक्वेशन फर्स्ट के लिए निकालते हैं और 4 इक्वेशन सेकेंड के लिए। फर्स्ट इक्वेशन के लिए कितना है, x प्लस 3/=6 है। सेकेंड इक्वेशन कितना है, 2x माइनस 3/=12 है। तो अब इसका हम वैल्यू निकालेंगे। हम प्रीवियस मतलब क्लास 9 में भी हम पढ़ चुके हैं, एक इक्वेशन का ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए कैसे करते हैं। और यहाँ पे एक पेयर दो इक्वेशन को हम लोग ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो कम से कम 2 या 3 वैल्यू लेंगे, एक्स और वाई, सपोज करो एक्स और वाई। तो इस इक्वेशन से देखेंगे, 4 इक्वेशन 1 के लिए x प्लस 3/=6 लिखे हैं। तो अब x का वैल्यू अगर 0 लेंगे, x का वैल्यू 0 लेंगे, 0 लेने में आसानी होता है, x का वैल्यू 0 लेंगे तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे, 0 प्लस 3/=6 मतलब y=2 आ जाएगा। अब अगर y का वैल्यू 0 लेंगे, दूसरा कंडीशन में y का वैल्यू 0 मतलब x प्लस 3 इंटू 0 इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 6 आ जाएगा। y का वैल्यू अगर 0 ले रहे हैं तो 6 आ जाएगा। इस तरह से लेंगे कि फ्रैक्शन में नहीं आया, फ्रैक्शन में आएगा तो रिप्रेजेंट करने में उसको दिक्कत होगा। इसलिए हम अगर देखो तो यहाँ पे लेते हैं y का वैल्यू, सपोज करो 1 लेते हैं, अगर x का वैल्यू 1 लेंगे तो 6 माइनस 1 5 हो जाएगा, मतलब y जो आएगा 5/3। तो फ्रैक्शन में नहीं लाने के लिए हम सपोज करो कि y का वैल्यू हम 1 रख रहे हैं। तीसरा कंडीशन के लिए a है, ये b है, ये c है। तो तीसरा कंडीशन में y का वैल्यू 1 रखे हैं, तो x प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू 6। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 6 माइनस 3 मतलब 3। तो ये तीन तीन पॉइंट हम पता कर लिए, x और y का 3 पॉइंट पता कर लिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरे इक्वेशन के लिए हम निकालेंगे, दूसरे इक्वेशन के लिए भी सेम प्रोसेस, x और y, इसका भी हम लगभग 3 वैल्यू निकालेंगे। पहला a में x इक्वल टू अगर 0 रखेंगे, तो x इक्वल टू 0 रखे हैं तो 0 माइनस 3/=12 मतलब y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 से 12 डिवाइडेड बाय -3 मतलब -4। तो y कितना आ रहा है, -4। अगर y को 0 रख रहे हैं तो 2x माइनस 0, b वाले में क्या आ जाएगा, 2x माइनस 0 इक्वल टू 12 मतलब x इक्वल टू 6। तो y का वैल्यू 0 रख रहे हैं तो x का वैल्यू भी 6 आ जा रहा है। फिर c में
इसको अगर हम y का वैल्यू 1 रखें, y का वैल्यू सपोज करो 1 रखें, तो 2x माइनस y का वैल्यू 2 रखते हैं। ऐसा रखेंगे जिससे हमको कैलकुलेशन में इजी हो, बस इसीलिए हम 2 रख रहे हैं। कुछ भी रखेंगे तो आएगा, लेकिन उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने में जो फ्रैक्शन आ जाएगा उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, इसलिए हम लोग आसान आसान सा वैल्यू रखेंगे जिससे कि फ्रैक्शन में नहीं आए। तो 2x माइनस 3 इंटू 2 इक्वल टू 12। तो 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 प्लस 6। 2x इक्वल टू 18, x इक्वल टू कितना आ गया, 9। तो अगर 2 रख रहे हैं तो y का वैल्यू माइनस में भी रख सकते हैं, जरूरत नहीं है सारा वैल्यू को पॉजिटिव, -1 -2 कुछ भी रख सकते हैं। सपोज करो एक और वैल्यू अगर इसका ले लें, y का वैल्यू -1 रखें या -2 रखें, y का वैल्यू अगर -2 रखते हैं इसका, तो 2x माइनस 3 इंटू -2 इक्वल टू 12। 2x प्लस 6 इक्वल टू 12। तो 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 माइनस 6 मतलब 6। x इक्वल टू 3। तो y का वैल्यू -2 आएगा तो x का वैल्यू 3 आ जाएगा। इस तरह से हम कितना भी इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, लेकिन हम इसका लगभग तीन तीन पॉइंट निकालेंगे और तीनों पॉइंट से हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे ग्राफ ये 9 बहुत बड़ा आ जा रहा है, तो इसको हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करने में आसानी होगा, इसलिए पहला दूसरा और ये चौथा वैल्यू लेंगे दूसरा इक्वेशन के लिए। तो इस तरह से ग्राफ पेपर पे सारा सही सही पॉइंट कट होगा। 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा, 1 2 3 1 2 3 4 क्या आ जाएगा, -1 -2 -3। ग्राफ रिप्रेजेंट करने के लिए दो एक्सिस बना लेंगे, एक एक्स एक्सिस होगा और दूसरा वाई एक्सिस होगा। -1 -2 -3। ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने पे सारा पॉइंट इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो देखो पहला पॉइंट क्या है, पहला इक्वेशन के लिए हम जो पहला पॉइंट है, x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 2 है। तो x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0 तो यहाँ पे आ रहा है, x एक्सिस के लिए 0 कहाँ है, ओरिजिन पॉइंट 0 होता है। तो x का वैल्यू 0 तो यहाँ पे आ रहा है, और y का वैल्यू 2, तो y का वैल्यू 2 कहाँ आएगा, यहाँ पे। मतलब x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 2, तो यहाँ पे देखो तो ये पॉइंट को हम डिनोट कर देंगे। यहाँ पे x, सबसे पहले हम x का वैल्यू लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या है, x 0 है। x का कोई वैल्यू अगर यही पॉइंट यहाँ रहता तो x 1 आ जाता। मतलब यहाँ पे सिर्फ y का वैल्यू है, इसलिए x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 2 आ जाएगा। दूसरा पॉइंट कौन सा है, x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 0। तो दूसरा पॉइंट कहाँ, x का वैल्यू 6 होना चाहिए, तो x का वैल्यू 6 कहाँ है, ये पॉइंट पे। और y का वैल्यू 0, जैसे ही इससे थोड़ा सा भी हम ऊपर बढ़ेंगे, y का कुछ वैल्यू मिलने लगेगा, यहाँ तक जाएंगे तो 1 आएगा। मतलब x एक्सिस पे y का वैल्यू 0 आता है, और y एक्सिस पे x का वैल्यू 0। हर जगह कहीं भी y एक्सिस पे x का वैल्यू 0 होता है और x एक्सिस पे y का वैल्यू 0। तीसरा पॉइंट क्या है, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 1। तो x का वैल्यू कितना है, 3, तो 3 यहाँ आ रहा है, और y का वैल्यू 1, 1 यहाँ आ रहा है। मतलब अगर इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे x का वैल्यू 3 आएगा, y का वैल्यू 1। हमेशा x वाले वैल्यू को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमेशा x वाले वैल्यू को पहले लिखा जाता है और y का वैल्यू को बाद में। अब इस तीनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे, थोड़ा टेढ़ा हो गया है, एक स्ट्रेट लाइन जाएगा। और ये किसका इक्वेशन, ये कौन सा इक्वेशन था, ये था x प्लस 3y इक्वल टू 6। इस इक्वेशन का ग्राफ था। अब हम सेम दूसरा इक्वेशन ड्रॉ करेंगे। दूसरा इक्वेशन के लिए क्या है, x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू -4 है। तो -4 लाने के लिए दूसरा इक्वेशन में क्या था, 0 और -4 था। पहला वैल्यू 0 और -4 था। तो 0 और -4, तो x का वैल्यू 0 है, x का वैल्यू 0 मतलब कहाँ पे आएगा, y एक्सिस पे लाई करेगा, और y का वैल्यू कितना है, -4। तो ये जो पॉइंट आएगा यहाँ पे, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू -4
अब दूसरा क्या था, 6 और 0 था, 6 और 0। तो 6 कहाँ है, 0 कहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ पे 6 और 0 आ जाएगा। ये पहला इक्वेशन के लिए भी था, दूसरा इक्वेशन के लिए भी वही पॉइंट आ रहा है। अगर इस पॉइंट को नहीं भी लेते तो इससे जो ग्राफ जाता तो ये इस एक्सिस को कहीं पे कट करता है, इसी पॉइंट पे। अब सब इसमें तीसरा वैल्यू क्या है, तीसरा वैल्यू को हम छोड़ देते हैं क्योंकि 9 को रिप्रेजेंट करना थोड़ा मुश्किल है, मुश्किल नहीं मतलब ज्यादा लंबा ग्राफ हो जाएगा। ये चौथा वैल्यू लेते हैं 3 और -2। तो x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू -2, तो ये 3x का वैल्यू तो यहाँ आ गया 3, y का वैल्यू -2, तो y का वैल्यू यहाँ पे ये जो पॉइंट आ जाएगा, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू -2। अब सपोज करो इसको नहीं भी लेते, इस पॉइंट को नहीं भी लेते, तो जो इससे ग्राफ, इससे जो लाइन ड्रॉ करते तो यहाँ तक जाता। और अगर इसी को आगे हम बढ़ाते जाते सपोज करो, तो ये इसी पॉइंट से, मतलब ये जो 6 और 0 वाला पॉइंट था, देखो तो ये दोनों इक्वेशन में 6 0 आ रहा था। अब इससे जो ग्राफ गया, सपोज करो इसमें तो पता चल गया कि दोनों इक्वेशन 6 0 आ रहा है, तो 6 0 ही इसका सोल्यूशन होगा। लेकिन अगर कोई दूसरा भी पॉइंट लेते तो ग्राफ अगर दोनों का जो जाता, जहां पे कट करता, कौन से पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसको अगर हम पॉइंट पी माने तो एट पी बोथ ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट। सो सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन जो आएगा वो आ जाएगा 6 और 0। अगर दोनों पैरेलल, अब देखो तो इस पॉइंट के अलावा कहीं भी पॉइंट नहीं होगा जहां पे ये दोनों एक दूसरे को कट करेगा। ए लाइन तो देखो आगे बढ़ते जाएगा, ए लाइन इस डायरेक्शन में, ए इस डायरेक्शन में, और ये ऊपर की तरफ बढ़ते जाएगा, मतलब बाकी कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इसलिए इस इक्वेशन का जो ग्राफ आएगा, इस इक्वेशन का 2x - 3y = ये किसका ग्राफ था, इसमें दोनों लाइन पे लिखना होगा कि 2x - 3y = 12। दोनों जो स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है वो कौन कौन से इक्वेशन का ग्राफ है, तो उसी लाइन के सामने हम रिप्रेजेंट कर देंगे कि ये इस इक्वेशन का ग्राफ है और ये वाले फर्स्ट इक्वेशन का। इस तरह से देख रहे हैं कि जहां पे कट कर दे रहा है तो एक पॉइंट मिल जा रहा है, तो ये इंटरसेक्टिंग होगा। अगर दोनों पैरेलल हो जाता तो एक भी सॉल्यूशन नहीं होता, और दोनों एक ही लाइन पे पड़ता तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता। इस तरह से देखो तो हम यहाँ पे ही पता कर लिए थे, बिना सॉल्यूशन निकाले ही हम पता कर लिए थे कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसी का मतलब हो गया था कि इंटरसेक्टिंग लाइन है और एक सॉल्यूशन होगा। एक सॉल्यूशन जैसे ही आ रहा है तो वो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा। इसी को हम आगे ग्राफ से भी सोल्व किए हैं, तो उससे भी ग्राफ से भी सेम ही आया है, एक सॉल्यूशन आया है और दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग है। अब अगला एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। एग्जाम्पल 2, ग्राफिकली फाइंड वेदर द फ्लोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो इसमें फाइंड करने कह रहा है, रिप्रेजेंट करने कहता है तो ग्राफ बनाते हैं, फाइंड करने कहेगा मतलब वही a1/a2 b1/b2 कोफिशिएंट का डिवाइड करके रेशियो निकाल लेंगे और उसी के बेसिस पे देखेंगे कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा या मेनी सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। पहला इक्वेशन कितना है, 5x - 8y + 1 = 0। दूसरा सॉल्यूशन कितना है, 3x - 24/5y +3/5 = 0। तो अब देखो तो ये इसमें कुछ कॉमन हो रहा है, ए फ्रैक्शन में है तो इसको फ्रैक्शन में है तो इसको हम लोग इसको 5 एलसीएम भी ले लेंगे, तो 5 अगर एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 15x - 24/5
प्लस 3 इक्वल टू 0। हम फ्रैक्शन वाले को अब इसको 5 के उधर भेजेंगे तो वैल्यू 5 के वैल्यू तो वही आएगा, बस हम लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा। लिखने का फ्रैक्शन में ना लिखा करके एक प्रॉपर लिनियर पेयर इक्वेशन होगा। तो 0 × 5 मतलब 0 × 5 इक्वल टू 0। अब देखो तो 15 24 3 में से कुछ कॉमन हो रहा है 3, तो अगर 3 कॉमन लेंगे तो 5x प्लस ये कितना माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर इस तरह का फ्रैक्शन में सॉल्यूशन फ्रैक्शन में इक्वेशन रहेगा तो हम देख लेंगे इक्वेशन को सोल्व करके। अब यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0/3, 3 उधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0/3। तो 0/3 भी करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो दूसरा इक्वेशन कितना आ गया 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये देखो तो सेम टू सेम आ गया पहला इक्वेशन के जैसा। जब सेम टू सेम आ गया तो पहला इक्वेशन कितना था, पहला इक्वेशन भी कितना था 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये पहला इक्वेशन था। दूसरा इक्वेशन भी है माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसमें हम ग्राफिकली देखना है तो ग्राफिकली देखने के लिए हम क्या निकालेंगे a1/a2। तो a1/a2 कितना आ जाएगा 5/5 मतलब 1। b1/b2 निकालेंगे तो -8/8। इसका जब इक्वल है तो इसका रेशियो भी निकालेंगे तो इक्वल ही होगा। c1/c2 1/1। ये भी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा। तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 इक्वल टू 1। मतलब तीनों इक्वल आ रहा है। जैसे ही इक्वल आ रहा है इसका क्या मतलब आएगा कि लाइन जो होगा कोइंसिडेंस होगा, कोइंसिडेंस होगा और जो सॉल्यूशन होगा वो इनफाइनाइट आएगा। सॉल्यूशन आ रहा है, जैसे ही सॉल्यूशन निकल रहा है सॉल्यूशन आ रहा है इसका मतलब है कंसिस्टेंट होगा। तो इस क्वेश्चन में बस चेक करने कह रहा था कि ग्राफिकली कि इसका कितना सॉल्यूशन है। अगर इसको रिप्रेजेंट करने कहता तो दोनों का हम वैल्यू निकालते दो इक्वेशन का, जैसे पहला क्वेश्चन में किए थे। फिर उसको एक ग्राफ बना करके दोनों इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते, उसमें देखते कि दोनों का एक ही सेम वैल्यू आता है, दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड करता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन 3 है। इसमें वर्ड प्रॉब्लम है। अब इसको सॉल्यूशन, इसको पहले इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। चंपा वेंट टू ए सेल टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट। कह रहा है कि चंपा सेल पे गई कुछ पैंट्स और स्कर्ट्स लेने। व्हेन हर फ्रेंड्स आस्क्ड हर हाउ मेनी ऑफ ईच शी हैड बाउट। मतलब जब उसकी फ्रेंड ने पूछा कि कितने लिया तो उसने आंसर दिया, शी आंसर्ड द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट परचेज। पहले में क्या कह रही है कि द नंबर ऑफ स्कर्ट्स, नंबर ऑफ स्कर्ट्स जो है वो टू लेस देन है ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज। तो इसमें कंपेयर किससे कर रहा है, नंबर ऑफ स्कर्ट्स को कंपेयर कर रहा है नंबर ऑफ पैंट्स से। फिर दूसरे में भी कह रहा है कि आल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट परचेज। तो इसका हम सबसे पहले हम मान लेते हैं, सॉल्यूशन निकालेंगे तो लेट कर लेंगे। कंपेयर किससे कर रहा है, इसमें हमको क्या है टू वेरिएबल वाले लिनियर इक्वेशन है, तो इसमें हमको टू वेरिएबल मानना होगा। मतलब स्कर्ट्स को नंबर ऑफ स्कर्ट्स एक्स मानेंगे। सपोज करो लेट हम क्या कर लेते हैं, नंबर ऑफ जिससे कंपेयर करेगा ना उसको एक्स हम मानेंगे जनरली। तो नंबर ऑफ स्कर्ट्स को कंपेयर कर रहा है नंबर ऑफ पैंट्स से, तो नंबर ऑफ पैंट्स इक्वल टू एक्स मान लेते हैं। नंबर ऑफ स्कर्ट्स कितना आ जाएगा, स्कर्ट्स बाई टू वेरिएबल हो गया, एक एक्स हो गया दूसरा वाई हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सी इंसर्ट, पहला में क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज। जो नंबर ऑफ स्कर्ट्स है तो नंबर ऑफ स्कर्ट्स कौन सा है बाई, इक्वल टू क्या है टू लेस देन, टू कम है, किससे कम है ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट। तो ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट कितना आ जाएगा बाई इक्वल टू 2x और ये -2। मतलब क्या नंबर ऑफ स्कर्ट्स जो है, देखो तो वही कह रहा है ना, नंबर ऑफ स्कर्ट्स जो है 2 है लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट। तो ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट कितना हुआ 2x, उसमें से 2 अगर लेस कर दे ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट में से, ये कितना है ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट है, इसमें 2 लेस कर दे तो जो आता है वो किसके इक्वल आएगा, नंबर ऑफ स्कर्ट्स के, मतलब बाई के इक्वल। अब इसी में एक और कह रहा है अब इसी में एक एक क्वेश्चन आ गया, इसी में और आगे कह रहा है
also the number of skirts is 4 less than 4 times कह रहा also मतलब अगला क्वेश्चन में भी कह रहा है, अगला भी आगे भी कह रहा है कि जो नंबर ऑफ स्कर्ट्स है वो कितना है 4 लेस देन, 4 कम है किससे है 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट मतलब 4 टाइम्स नंबर ऑफ पैंट से 4 कम है मतलब 4 टाइम नंबर ऑफ पैंट 4x हो गया, और उसमें अगर 4 माइनस कर दे तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ स्कर्ट्स के इक्वल आएगा। अब इसी को इक्वेशन 2 मान लेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा y इक्वल टू 4x माइनस 4, एक इक्वेशन 1 एक इक्वेशन 2। अब इसको क्या कह रहा है कि हेल्प अवर फ्रेंड टू फाइंड हाउ मेनी पैंट एंड स्कर्ट चंपा फाउंड, मतलब कि कितना पैंट और नंबर ऑफ पैंट कितना है नंबर ऑफ स्कर्ट्स कितना है, इसको पता करना है। तो इसको पता करना है तो दो इक्वेशन दिया है, तो सबसे पहले तो हम फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम इसका ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। यहाँ पे x और y फ्रॉम इक्वेशन 1 कितना था y इक्वल टू 2x माइनस 2 था, तो यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे y लिखेंगे। तो अगर देखो तो x का वैल्यू अगर 0 रखेंगे, x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा। जनरली हम दो ही पॉइंट लेंगे तो हमको एक स्ट्रेट लाइन पता चल जाएगा, दो जगह ग्राफ पे तो दो ही पॉइंट लेते हैं। अगर x का वैल्यू 0 रखें तो y का वैल्यू x तो 0 आ जाएगा, y का वैल्यू माइनस 2 हो जाएगा। उसी तरह से अगर y का वैल्यू 0 रखें यहाँ पे, या फिर y का वैल्यू सपोज करो कि यहाँ पे y का x का वैल्यू अगर 2 रख लेते हैं, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y का वैल्यू भी 2 आ जाएगा, 2 इंटू 2 माइनस 2 तो y का दूसरा वैल्यू कितना आ गया फ्रॉम इक्वेशन 2। तो कौन सा इक्वेशन है y इक्वल टू 4x माइनस, यहाँ पे लिख देते हैं y इक्वल टू 4x माइनस 4, तो यहाँ से कैलकुलेशन करने में इजी आ जाएगा। अगर x का वैल्यू 0 रखें तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा -4, अगर x का वैल्यू 1 रखें, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 4 मतलब 0, तो ये आ गया। अब ये दोनों इक्वेशन से हम एक ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे। तो 0 1 0 नहीं सॉरी 1 2 3 4, इधर आ जाएगा -1 -2। ग्राफ पेपर पे एग्जैक्ट पॉइंट डिनोट होगा, उससे वैल्यू एकदम करेक्ट आएगा। यहाँ पे तो इधर उधर भी हो रहा है, उतना पता नहीं चल रहा है। इधर से -1 -2 -3, तो पहला देखो पहला इक्वेशन क्या कर रहा है 0 और -2 है, तो 0 और -2 कहाँ आएगा, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू -2 आना चाहिए। तो x का वैल्यू 0 कौन सा एक्सिस पे होता है y एक्सिस पे, y बाई डैश इधर x x डैश आ जाएगा। तो पहला क्या है x का वैल्यू 0 y का वैल्यू -2, तो 0 y एक्सिस पे होता है -2 यहाँ है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा 0 और -2। दूसरा वैल्यू कितना है, x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू भी 2 है, तो ये लगभग यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट 2 और 2। तो ये दोनों को अगर मिलाएंगे तो एक लाइन ड्रॉ हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन। देखो कोई भी इक्वेशन का लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा क्या आ रहा है, एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है। अब हम इसको लिख देंगे, एक इसका ग्राफ है y इक्वल टू 2x माइनस 2 का। अब दूसरा क्या है, x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू -4 है, इसको और बढ़ा करके लेना पड़ेगा -4 तक।
-4। छोड़िए y2 से। तो x का वैल्यू कितना था? 0, तो y का वैल्यू -4। तो x का वैल्यू 0 हमेशा बाई एक्सिस पे होगा और y का वैल्यू कितना है? -4 है। तो पॉइंट कहाँ पे आएगा? 0 और -4 यहाँ पे होगा। 0 और -4। दूसरा वैल्यू कितना था? y का वैल्यू, y का वैल्यू 1 था, तो x का वैल्यू 1 था, तो y 0 आ रहा था। तो x का वैल्यू 1 कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे आएगा। x का वैल्यू 1, तो y का वैल्यू 0। y का वैल्यू 0 हमेशा अपोजिट, 0 वैल्यू हमेशा अपोजिट एक्सिस पे होता है। x इक्वल टू 0, तो ये x है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? y इक्वल टू 0 रहेगा। ये y है, तो x इक्वल टू हमेशा ऊपर और नीचे दोनों साइड x इक्वल टू 0 रहेगा। तो अब ये दोनों को मिलाते हुए हम क्या करेंगे? एक लाइन, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये इस तरह से जाएगा। ये दोनों पॉइंट से पास करते हुए एक स्ट्रेट लाइन जाएगा। एक इसका ग्राफ होगा y इक्वल टू 4x-4। इससे लग रहा है कि 0 1 पे एक दूसरे को कट कर रहा है, लेकिन ये ग्राफ सही नहीं है। ग्राफ पेपर पे रहता तो उससे एग्जैक्ट वैल्यू पता चलता। अब ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो कर रहा है, इतना पता चल जा रहा है, तो इसका इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब क्या आएगा? एक सॉल्यूशन आएगा। और ये लगभग लगभग भी अगर इसको निकाले सही से सॉल्यूशन, तो इसका सॉल्यूशन भी आएगा 1 और 0 भी आएगा। लगभग लगभग इससे यहाँ पे मतलब आ गया है, लेकिन बिना ग्राफ का, ऐसे जो बिना ग्राफ का अगर कॉपी पे बिना मेजर किए हुए बनाएंगे, तो अगर एक दूसरे को कट करेगा तो जरूरी नहीं है कि वो वैल्यू सॉल्यूशन ही दे। ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो जहां कट करेगा वहां एग्जैक्ट वही वैल्यू क्या हो जाएगा? वो दोनों लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। और यहाँ पे भी अगर इस ग्राफ का भी 1 0, इस ग्राफ का भी सॉल्यूशन आता है 1 0। अब हम इसको चेक कैसे करेंगे? सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या है? तो सॉल्यूशन कहने का मतलब है कि एक ग्राफ कितना था? y इक्वल टू 2x-2 था। दूसरा था y इक्वल टू 4x-4। ये था। तो इसका 1 0 सॉल्यूशन का मतलब, अगर एक वैल्यू रखेंगे, सपोज करो x का वैल्यू 1 रखेंगे इस इक्वेशन में, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 इंटू 1 माइनस 2। 0 आ रहा है कि नहीं? दूसरे इक्वेशन के लिए भी 4 इंटू 1 माइनस 4 इक्वल टू 0। मतलब क्या है कि अगर x का वैल्यू रखेंगे इस इक्वेशन में, तो y का वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। या फिर ये भी कह सकते हैं कि x और y ये दोनों वैल्यू रखेंगे तो ये इक्वेशन 0 के इक्वल आएगा। उसी तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं। y इक्वल टू 0 रखें, तो y इक्वल टू 0 इक्वल टू 2x-2। तो अब x का वैल्यू कितना आ जाएगा? देखो तो 0 + 2 2x बराबर 2, तो x बराबर 1 आ जाएगा। उसी तरह दूसरे इक्वेशन में 4x 0 इक्वल टू, y का वैल्यू 0 रख रहे हैं तो x का वैल्यू 1 आना चाहिए, तभी सॉल्यूशन होगा। मतलब क्या सॉल्यूशन कहने का मतलब हुआ कि x और y दोनों वैल्यू के लिए, दोनों इक्वेशन का वैल्यू, x और y का वैल्यू अगर दोनों इक्वेशन में रखेंगे तो दोनों इक्वेशन का वैल्यू 0 आ जाएगा, तभी इसका सॉल्यूशन होगा। या फिर अगर एक x का वैल्यू रखें तो दूसरा वाला y का वैल्यू देना चाहिए दोनों इक्वेशन में से। और उसी तरह से अगर y का वैल्यू रखें तो x का वैल्यू आना चाहिए। तो इससे कितना आ जाएगा? 4x इक्वल टू 4x इक्वल टू 4/4 इक्वल टू 1। देखो तो अगर y का वैल्यू रख रहे हैं तो x का 1 आ रहा है कि नहीं दोनों में? अगर इसमें भी x का वैल्यू 1 रख रहे हैं तो y का वैल्यू 0 आ रहा है। मतलब इससे इससे ये पता चलता है कि ये वाला जो सॉल्यूशन है वो एक सॉल्यूशन आ गया। तो सॉल्यूशन आ गया तो इससे ग्राफ से भी पता चल रहा है कि लाइन क्या है? इंटरसेक्टिंग है। और लाइन इंटरसेक्टिंग होने के साथ साथ एक सॉल्यूशन आ गया, तो लीनियर पेयर कंसिस्टेंट पेयर है। आज की क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम लोग इसी चैप्टर का एक्सरसाइज जो है 3.1 उसको कवर करेंगे। तब तक आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा।